हाय फ्रेंड्स, विद्या कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ जीके के 10,000 क्वेश्चन एंड आंसर्स का पार्ट 14। सो फ्रेंड्स, जीके के 10,000 क्वेश्चन एंड आंसर्स का पार्ट 13 तक का वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उन सारे वीडियोज़ को भी ईजिली देख लीजिए। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप लाइक कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है देन आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी मैं पढ़ाने वाली हूँ जीके या फिर जो भी पढ़ा रही हूँ वो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से काफ़ी रिलेटेड है। अगर आप ये सारी जीके जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं वो अगर आप याद कर लेते हैं तो आप हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। साथ ही आपको करंट अफेयर्स भी पढ़ने चाहिए। सो फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको स्टडी से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे कोई भी वीडियोस चाहिए देन आप कमेंट कर सकते हैं। और अब हम अपने वक्त को ज़ाया ना करते हुए अपनी स्टडी की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला प्रश्न यह है कि नई दुनिया को विस्तार से किसने खोजा था। सो नई दुनिया को विस्तार से अमेरिगो ने खोजा था। और हमारा प्रश्न संख्या दूसरा है कि जेरूशलम वर्तमान में कहाँ है। सो जेरूशलम वर्तमान में इज़राइल में है। और हमारा प्रश्न संख्या तीसरा है कि अमेरिका की राजधानी कहाँ है। सो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में है। और हमारा प्रश्न संख्या चौथा है कि कॉमन सेंस की रचना किसने की थी। तो कॉमन सेंस की रचना टॉमस पेन ने की थी। और हमारा प्रश्न संख्या पांचवा है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। सो भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। और हमारा प्रश्न संख्या छठा है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। सो 2.4%। और हमारा प्रश्न संख्या सातवां है कि किसका अध्यक्ष अमेरिकन नागरिक हमेशा अमेरिकन नागरिक रहा है। सो विश्व बैंक का अध्यक्ष हमेशा अमेरिकन नागरिक ही रहा है। और हमारा प्रश्न संख्या आठवां है कि सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है। सो सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या 5 होती है। और हमारा प्रश्न संख्या 9वां है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था। सो सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ था। और हमारा प्रश्न संख्या 10वां है कि श्रम को उत्पादन का क्या कहा जाता है। सो श्रम को उत्पादन का सक्रिय साधन कहा जाता है। और हमारा प्रश्न संख्या 11वां है कि शिक्षक के कार्य को क्या कहा जाता है। सो शिक्षक के कार्य को मानसिक श्रम कहा जाता है। और आज का हमारा प्रश्न संख्या 12वां है कि अर्थव्यवस्था के भौतिक अथवा पूंजीगत साधन है मशीन एवं यंत्र। और हमारा प्रश्न संख्या 13वां है कि पदार्थ की कणों की किस प्रकार की ऊर्जा होती है। सो पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है। और हमारा प्रश्न संख्या 14वां है कि ताप बढ़ने पर पदार्थ के कणों की गति में क्या परिवर्तन संभव है। सो ताप बढ़ने पर पदार्थ के कणों में की गति में यह परिवर्तन संभव होती है कि गति तेज हो जाती है। और हमारा प्रश्न संख्या 15वां है कि भारत की प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 तत्वों में बांटी है। जो तत्व नहीं है उसे लिखें। सो भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 तत्वों में बांटी है और जो तत्व नहीं है वह है सूर्य। और हमारा प्रश्न संख्या 16वां है कि उगते तथा डूबते सूर्य के लाल होने का कारण क्या है। सो उगते तथा डूबते सूर्य के लाल होने का कारण नीले एवं बैंगनी दोनों रंगों का प्रकीर्णन सबसे अधिक होना है। और हमारा प्रश्न संख्या 17वां है कि यंग के गुणांक का मात्रक क्या है। सो यंग के गुणांक का मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है। और हमारा प्रश्न संख्या 18वां है कि किसी परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण रहते हैं। सो किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन कण रहते हैं। और हमारा प्रश्न संख्या 19वां है कि किसी परमाणु में समान संख्या में पाए जाने वाले मौलिक कण होते हैं। सो किसी परमाणु में सामान्य संख्या में पाए जाने वाले मौलिक कण जो होते हैं वो होते हैं प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन। और हमारा प्रश्न संख्या 20वां है कि जब कोई परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खोता है तो आयन बनता है। जिस पर आवेश रहता है सो उस पर आवेश रहता है +1। और हमारा प्रश्न संख्या 21वां है कि तप्त गंधक पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने से क्या होता है। सो तप्त गंधक पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने से हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्राप्त होता है। और हमारा प्रश्न संख्या 22वां है कि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करने में कितना समय लगाता है। सो चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करने में 27 दिन 8 घंटा लगाता है। और हमारा प्रश्न संख्या 23वां है कि भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई है। सो भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई है 36,000 किलोमीटर।
और हमारा प्रश्न संख्या 24वां है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8.3 मिनट लगता है। और हमारा प्रश्न संख्या 25वां है कि शाहजहां के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था। शाहजहां के समय का प्रसिद्ध चित्रकार मीर हाशिम, अनूप चित्रा और फकीर उल्ला था। और हमारा प्रश्न संख्या 26वां है कि सर्वाधिक तीव्र गति से घूर्णन करने वाला ग्रह कौन सा है। सर्वाधिक तीव्र गति से घूर्णन करने वाला ग्रह बृहस्पति है। और हमारा प्रश्न संख्या 27वां है कि संसद के समय बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। और हमारा प्रश्न संख्या 28 है कि महात्मा बुद्ध ने कितने आर्य सत्य बतलाए थे। महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बतलाए थे। वो है दुख, दुख का कारण, दुख का अंत और दुख के अंत का उपाय। और हमारा प्रश्न संख्या 29वां है कि किस पशु को मानव ने पहली बार पालतू बनाया था। कुत्ता। कुत्ता एक ऐसा पशु है जिसे मानव ने उसे पहली बार ही पालतू बनाया था। उससे पहले किसी भी जानवर को पालतू नहीं बनाया गया था। और हमारा प्रश्न संख्या 30वां है कि कला का सर्वप्रथम विकास हुआ। कला का सर्वप्रथम विकास उस पुरापाषाण काल से हुआ। और हमारा प्रश्न संख्या 31 है कि गिलोटिन क्या है। व्यवस्थापिका में जब किसी विधेयक पर मतदान का समय निश्चित कर बहस को सीमित कर दिया जाता है तो इस प्रक्रिया को गिलोटिन कहा जाता है। और हमारा प्रश्न संख्या 32वां है कि 24वां संशोधन क्या था। 24वां संशोधन 1971 में हुआ था और संसद को मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी उपबंध में संशोधन करने का अधिकार प्रदान किया गया था। और हमारा प्रश्न संख्या 33वां है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में बताएं। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना फरवरी 1964 में की गई थी। इसका क्षेत्राधिकार केंद्रीय शासन के समस्त कर्मचारियों, सार्वजनिक उद्यमों के कर्मचारियों, सामूहिक निकायों, केंद्रीय शासन की कार्यपालिकाओं, शक्ति संबंधी मामलों एवं संगठनों तक विस्तृत है। सतर्कता आयोग राजपत्रित अधिकारियों और उसकी स्तर वाले धार्मिकों के भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों की जांच करता है। और हमारा प्रश्न संख्या 34वां है कि फाल्के पुरस्कार के बारे में बताएं। यह पुरस्कार 1980 ईस्वी में भारतीय फिल्म कलाकार भारतीय फिल्म उद्योग के संस्थापक स्वर्गीय दादा साहेब फाल्के की स्मृति में शुरू किया गया था। यह पुरस्कार फिल्म के कलाकार, निर्माता, निर्देशक तथा संगीतकार को दिया जाता है। और हमारा प्रश्न संख्या 35वां है कि 1975 में भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति के नाम बताएं। 1975 में भारत रत्न से जो सम्मानित हुए थे उनका नाम था वराहगिरी और वेंकटगिरी। और हमारा प्रश्न संख्या 36 है कि 1974 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था। 1974 में विष्णु सखा खांडेकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जिन्होंने ययाति नामक साहित्य लिखा था जो कि मराठी भाषा में था। और हमारा प्रश्न संख्या 37 है कि 1979 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन थे। 1979 में सोहराब मोदी को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जो कि एक अभिनेता, प्रोड्यूसर एवं निर्देशक थे। और हमारा प्रश्न संख्या 38 है कि मृदंगम वाद्य के वादक कौन थे। पालघाट मन्नी अय्यर, किराई कुड्डी, आर मन्नी और पालधार रघु जो थे वो मृदंगम वाद्य के वादक थे। और हमारा प्रश्न संख्या 39 है कि राष्ट्रीय शिक्षा गारंटी के बारे में गारंटी योजना के बारे में बताएं। राष्ट्रीय शिक्षा गारंटी योजना के बारे में जिन बस्तियों में 1 किलोमीटर के दायरे में कोई प्राथमिक स्कूल नहीं है, वहां स्कूल खोलने का लक्ष्य 9वीं योजना के आगामी वर्षों में लगभग 18 लाख स्कूल खोलने का लक्ष्य ही राष्ट्रीय शिक्षा गारंटी योजना थी। और हमारा प्रश्न संख्या 40 है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना के पश्चात 1 वर्ष के अंतराल के बारे में बताएं। 5वीं पंचवर्षीय योजना के पश्चात 1 वर्ष के अंतराल की अवधि 1 अप्रैल 1979 से 31 मार्च 1980 तक थी और इसमें कुल 12,276 करोड़ रुपए खर्च हुए थे तथा इसका मुख्य उद्देश्य आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। और हमारा प्रश्न संख्या 41 है कि अधिवर्कश क्या है।
सो यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें जमाकर्ता द्वारा बैंकों से अपनी कुल जमाओं की तुलना में अस्थायी रूप से अधिक धन का आहरण कर लिया जाता है। और हमारा प्रश्न संख्या 42 है कि सफेद झंडा का चिन्ह किसका प्रतीक है। सो सफेद झंडा का चिन्ह संधि या समर्पण का प्रतीक है। और हमारा प्रश्न संख्या 43 है कि जापान का राष्ट्रीय सिंह क्या है। सो जापान का राष्ट्रीय सिंह गुलदाउदी है। और हमारा प्रश्न संख्या 44 है कि ब्राजील का राष्ट्रीय स्मारक क्या है। सो ब्राजील का राष्ट्रीय स्मारक क्राइस्टर द रिडोमर स्टैच्यू है, जिसे रियो डी जेनेरियो भी कहा जा सकता है। और हमारा प्रश्न संख्या 45 है कि यूनान का राष्ट्रीय स्मारक क्या है। सो यूनान का राष्ट्रीय स्मारक पार्थेनॉन है, जो कि एथेंस में है। और हमारा प्रश्न संख्या 46 है कि जीयू यानी जुपिटर के बारे में, जीयू के बुत के बारे में बताएं। सो जीयू के बुत ओलंपिया की घाटी में मिस्र के दक्षिणी पानिनीन सुला 20 किलोमीटर पश्चिम में एलस प्रांत में स्थापित किया गया था। और हमारा प्रश्न संख्या 47 है कि मलेशिया की संसद का नाम क्या था। सो मलेशिया की संसद का नाम दीवान राक्यान था। और हमारा प्रश्न संख्या 48 है कि येलो बुक के बारे में बताएं। सो येलो बुक फ्रेंच सरकार की रिपोर्ट या प्रकाशन होती है। और हमारा प्रश्न संख्या 49 है कि भारत देश की गुप्तचर संस्था कौन सी है। सो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसे रॉ कहा जाता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, जिसे आईबी कहा जाता है, और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसे सीबीआई कहा जाता है, यह भारत देश की गुप्तचर संस्थाएं हैं। और हमारा प्रश्न संख्या 50 है कि भारत देश की समाचार एजेंसी कौन सी है। सो भारत देश की समाचार एजेंसी पीटीआई है, जो कि हिंदी भाषा में है। और हमारा प्रश्न संख्या 51 है कि किस प्रसिद्ध संत ने भक्ति टीका मराठी में लिखा था। सो मानेश्वर ने भक्ति टीका मराठी में लिखा था। और हमारा प्रश्न संख्या 52 है क्रिप्स मिशन भारत कब आया। सो क्रिप्स मिशन भारत 1942 ईस्वी में आया था। और हमारा प्रश्न संख्या 53 है कि भारतीय संविधान के निर्माण में कितने समय लगे। सो भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 12 दिन लगे थे। और हमारा प्रश्न संख्या 54 है कि अग्रहार भूमि दान की जाती थी। सो अग्रहार भूमि दान की जाती थी ब्राह्मणों को। और हमारा प्रश्न संख्या 55 है कि नूरजहां का शासनकाल था। सो नूरजहां का शासनकाल था 1611 से 1687 ईस्वी तक। और हमारा प्रश्न संख्या 56 है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। सो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी। और हमारा प्रश्न संख्या 57 है कि मिजोरम को पूर्व राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ। सो 1986 में मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। और हमारा प्रश्न संख्या 58 है कि तेलंगाना का आंदोलन किस राज्य से संबंधित था। सो तेलंगाना का आंदोलन आंध्र प्रदेश से संबंधित था। और हमारा प्रश्न संख्या 59 है कि भारत के आर्थिक विकास की योजना अर्थात बॉम्ब प्लान में कितने उद्योगपति थे। सो भारत के आर्थिक विकास की योजना अर्थात बॉम्ब प्लान में 8 उद्योगपति थे। और हमारा प्रश्न संख्या 60 है कि किस दल ने हिंदी विरोधी आंदोलन का संचालन किया। सो डीएमके दल ने हिंदी विरोधी आंदोलन का संचालन किया था। और हमारा प्रश्न संख्या 61 है कि उस प्रधानमंत्री का नाम बताएं जिसके कार्यकाल में मंडल आयोग की अनुशंसाओं को लागू किया गया था। वीपी सिंह। और हमारा प्रश्न संख्या 62 है कि प्रथम गुट निरपेक्ष आंदोलन के अध्यक्ष थे। सो प्रथम गुट निरपेक्ष आंदोलन के अध्यक्ष मार्शल टीटो थे। और हमारा प्रश्न संख्या 63 है कि व्यापार चक्र उत्पन्न होने के कारण है। सो व्यापार चक्र उत्पन्न होने के कारण है अस्फीतिक, अपस्फीतिक दशाएं और स्फीतिक दशाएं। और हमारा प्रश्न संख्या 64 है कि सरकार के कर राजस्व में शामिल है। सो सरकार के कर राजस्व में शामिल है आयकर, निगमकर और सीमा शुल्क। और हमारा प्रश्न संख्या 65 है कि देश में कितने राज्य वित्त निगम हैं। सो देश में 18 राज्य वित्त निगम हैं। और हमारा प्रश्न संख्या 66 है कि किन्स का रोजगार सिद्धांत है। सो किन्स का रोजगार सिद्धांत अल्पकालीन है। और हमारा प्रश्न संख्या 67 है कि किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व होता है। सो मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व होता है। और हमारा प्रश्न संख्या 68 है कि इनमें से कौन हरित क्रांति का प्रकार्य है। सो अर्थव्यवस्था में विकास हरित क्रांति का प्रकार्य है। और हमारा प्रश्न संख्या 69 है कि भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों की अधिकृत अनुसूची कब घोषित की गई। सो भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों की अधिकृत अनुसूची सन 1950 में घोषित की गई थी।
और हमारा प्रश्न संख्या 70 है कि कौन सी दूरी नैनोमीटर में सुविधापूर्वक लिखी जा सकती है। सो परमाणु का व्यास नैनोमीटर में सुविधापूर्वक लिखी जा सकती है। और हमारा प्रश्न संख्या 71 है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। सो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। और हमारा प्रश्न संख्या 72 है कि 1 क्विंटल बराबर 10 स्क्वायर किलोग्राम है। और हमारा प्रश्न संख्या 73 है कि पार्श्विक मात्रक है। सो पार्श्विक मात्रक है खगोलीय दूरियों का। और हमारा प्रश्न संख्या 74 है कि एक पार्श्विक का मान है। सो एक पार्श्विक का मान 3.2616 वर्ग प्रकाश वर्ष है। और हमारा प्रश्न संख्या 75 है कि एक धातु M की क्लोराइड सूत्र MCl2 है, तो धातु का तुल्यांकी भार 20 है, तो उसका परमाणु भार क्या होगा। सो उसका परमाणु भार 40 होगा। और हमारा प्रश्न संख्या 76 है कि किसी पदार्थ का परमाणु भार 24 है तथा उसकी संयोजकता 2 है, तो उसका तुल्यांकी भार होगा। सो उसका तुल्यांकी भार होगा 12। और हमारा प्रश्न संख्या 77 है कि परमाणु भार x विशिष्ट ऊर्जा इक्वल टू लगभग 6.4 नियम प्रतिपादित किया था किसने। सो ड्यूलोंग तथा पैटिट ने। और हमारा प्रश्न संख्या 78 है कि यदि हाइड्रोजन का विसरण दर Z गैस की विसरण दर से 6 गुनी है, तो Z गैस का अनुभार ज्ञात कीजिए। सो Z गैस का अनुभार 12 है। और हमारा प्रश्न संख्या 79 है कि ड्यूलोंग तथा पैटिट के नियमानुसार विशिष्ट ऊष्मा तथा परमाणु भार का लगभग गुणनफल क्या होता है। सो ड्यूलोंग तथा पैटिट के नियमानुसार विशिष्ट ऊष्मा तथा परमाणु भार का लगभग गुणनफल 6.4 होता है। और हमारा प्रश्न संख्या 80 है कि 15वीं शताब्दी के अंतिम चरण से 16वीं शताब्दी के प्रारंभिक भाग तक के काल को क्या कहा जाता है। सो 15वीं शताब्दी के अंतिम चरण से 16वीं शताब्दी के प्रारंभिक भाग तक के काल को खोज काल कहा जाता है। और हमारा प्रश्न संख्या 81 है, क्या भौगोलिक खोजों के पहले मानव को पृथ्वी के प्रत्येक भाग का ज्ञान था। नहीं। और हमारा प्रश्न संख्या 82 है कि विश्व इतिहास में सामान्यतः किसके काल को मध्य युग कहा जाता है। सो 5वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक के काल को विश्व इतिहास में मध्य युग कहा जाता है। और हमारा प्रश्न संख्या 83 है कि आमतौर से किस युग को अंधकारमय युग कहा जाता है। सो आमतौर से प्रारंभिक मध्य युग को अंधकारमय युग कहा जाता है। और हमारा प्रश्न संख्या 84 है कि भौगोलिक खोजों का कौन सा युग लाने में बड़ा योगदान है। सो भौगोलिक खोजों का आधुनिक युग लाने में बड़ा योगदान है। और हमारा प्रश्न संख्या 84 है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, जो कि विश्व की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो कि विश्व की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। और हमारा प्रश्न संख्या 85 है कि बिहार के उत्तर पश्चिम किनारे पर हिमालय की कौन सी श्रेणी है। सो बिहार के उत्तर पश्चिम किनारे पर हिमालय की शिवलिक श्रेणी है। और हमारा प्रश्न संख्या 86 है कि हिमालय के निर्माण में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है। सो हिमालय के निर्माण में प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत सर्वमान्य है। और हमारा प्रश्न संख्या 87 है कि सैडल चोटी की ऊंचाई कितनी है। सो सैडल चोटी की ऊंचाई 642 मीटर है। और हमारा प्रश्न संख्या 88 है कि भारत का सबसे प्राचीन भूखंड कौन है। सो भारत का सबसे प्राचीन भूखंड प्रायद्वीपीय पठार है। और हमारा प्रश्न संख्या 89 है कि एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ हो वह क्या कहलाता है। सो वह प्रायद्वीप कहलाता है। और हमारा प्रश्न संख्या 90 है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सदस्य संख्या कितनी है। सो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सदस्य संख्या 173 है। और हमारा प्रश्न संख्या 91 है कि घाना के राष्ट्रपति एनक्रुमा का तख्तापलट कब हुआ था। सो घाना के राष्ट्रपति एनक्रुमा का तख्तापलट 1966 ईस्वी में हुआ था। और हमारा प्रश्न संख्या 92 है कि लोकतंत्र के लिए आवश्यक नहीं है। सो लोकतंत्र के लिए आवश्यक नहीं है कि न्यायालय पर किसी का नियंत्रण हो। और हमारा प्रश्न संख्या 93 है कि आज दुनिया में सबसे बेहतर शासन किसे माना जाता है। सो आज दुनिया में सबसे बेहतर शासन लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को माना जाता है। और हमारा प्रश्न संख्या 94 है कि लोकतांत्रिक एवं गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में अंतर किस आधार पर किया जा सकता है। सो सरकार के निर्णय की प्रक्रिया के आधार पर लोकतांत्रिक एवं गैर लोकतांत्रिक शासन में अंतर किया जा सकता है। और हमारा प्रश्न संख्या 95 है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। सो इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। और हमारा प्रश्न संख्या 96 है कि गुरुदेव की उपाधि महात्मा ने किसको दी थी।
सो गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को दी थी। और हमारा प्रश्न संख्या 97 है कि अशोक का कौन सा अभिलेख सबसे लंबा है। सो अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। और हमारा प्रश्न संख्या 98 है कि सिकंदर का जन्म कब हुआ था। सो सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। और हमारा प्रश्न संख्या 99 है कि सिकंदर के पिता का क्या नाम था। सो सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था। और हमारा प्रश्न संख्या 100 है कि इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद थे।